हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है इको सर्वे काफी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने सोचा क्यों ना 99 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे इको सर्वे से रिलेटेड है 2021-2022 से, उन्हें थोड़ा डिस्कस किया जाए कि थोड़ा फैक्ट्स की रिवीजन भी हो जाएगी। कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर बीच में होंगे, कुछ टर्म्स ऐसी होंगी तो उन्हें थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे। और साथ के साथ ही जितना भी कंटेंट रहता है प्रीलिम्स में तो काम आ ही जाता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए आपसे डायरेक्टली फैक्चुअल नेचर का, साथ के साथ मेंस के लिए भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है अपनी मेंस आंसर राइटिंग में इन सभी कंटेंट को वहां पर यूज करना। तो उसी तरीके से हम यहां पर अप्रोच रखते हुए 99 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आज पार्ट 1 है, कुछ पॉइंट्स यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, बट सबसे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि हमारे 5 फुल लेंथ टेस्ट जो 2022 के लिए हैं अवेलेबल हैं। आप कूपन कोड वहां पर यूज कर सकते हैं ऑफ 50 का 50% ऑफ पे आपको ये 5 फुल लेंथ टेस्ट वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। और डेफिनेटली जैसे कि प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है तो इस तरीके की टेस्टिंग अगर आप करते रहेंगे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको थोड़ा पता भी लगेगा क्योंकि अभी भी समय है, उस तरीके थोड़ा आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने वीक एरियाज के बारे में नहीं पता तो डेफिनेटली ये टेस्ट सीरीज तो आपको यहां पर देनी इंपॉर्टेंट है ही। अब जैसे कि आपको पता है इको सर्वे, अब इसमें क्या किया जाता है कि हमारे देश ने, हमारी देश की इकोनॉमी ने पिछले एक साल में किस तरीके से परफॉर्म किया, अर्थात 2021-2022 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था वहां पर हमारे पास क्या डेटा इन दी एंड आया, क्या जो हमारे टारगेट्स थे हमने वो पूरे किए, या किस तरीके से हमारी इकोनॉमी ने पेंडेमिक को यहां पर सर्वाइव किया। तो इन सभी चीजों के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो बेसिकली एक लिस्ट यहां पर आपको दे दी गई है कि ये सारे आपके चैप्टर्स हैं जो कि इको सर्वे में मेंशन किए गए हैं। तो आज कोशिश करेंगे इन 3 चैप्टर्स के ऊपर यहां पर फोकस करने का। पहली बात जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है कि मतलब एक समरी वहां पर दी गई है, एक ओवरव्यू आपको दिया गया है। बेसिकली जितने भी आपके ये बाकी की 9 चैप्टर्स का जो भी कंटेंट है वो हम इसने शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्मेट में आपके स्टेट ऑफ द इकोनॉमी वहां पर डाला गया है। तो उसी को थोड़ा मद्देनजर रखते हुए बाकी भी चीजों को यहां पर सोचते हुए और कोशिश यहां पर रखेंगे कि हर एक चीज को हम थोड़ा ऑब्जर्व इस तरीके से करेंगे कि पेंडेमिक को भी कंसीडर करेंगे कि पेंडेमिक के साथ बहुत सारी जो इवैल्यूएशंस यहां पर की गई हैं, बहुत सारे डेटा को जो यहां पर कंपेयर किया गया है, 2 तरीके से किया गया है। एक तो आपका 20-21 का जो टाइम पीरियड था, ठीक है जी, 21-22 के जो डेटा को 20-22 के टाइम 20-21 के टाइम पीरियड के साथ कंपेयर किया गया, साथ के साथ जो प्री पेंडेमिक पीरियड था, ठीक है जी, 19-20 के साथ। तो मोस्टली जितना भी कंपैरिजन यहां पर ड्रॉन हुआ है वो आपके इन 3 टाइम पीरियड्स के आधार पर ही वहां पर किया गया है। सबसे पहला आज का पॉइंट देखते हैं, बारबेल स्ट्रैटेजी। बहुत सारी चीजें इस चीज से रिलेटेड है कि सरकार ने ये स्ट्रैटेजी यहां पर क्यों अपनाई। कि बेसिकली पहले अगर हम डिस्कस करें कि उस हिसाब से जो पेंडेमिक का समय आया हम उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थे, हालांकि कोई भी नहीं था उस चीज के लिए, बट स्टिल जो डेवलप्ड कंट्रीज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का वहां पर अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसने हेल्प तो की ही उस तरीके से उस पेंडेमिक को वहां पर काउंटर करने में। बट अब इंडिया ने यहां पर क्या किया, इंडिया ने यहां पर अपनाई बारबेल स्ट्रैटेजी, जो कि क्या है कि बेसिकली इसमें आपके 2 कॉम्बिनेशंस यहां पर रखे गए। कि जनरली ये जो स्ट्रैटेजी रहती है ये आपका एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी भी हम इसे यहां पर कह सकते हैं, कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी इसे हम यहां पर कह सकते हैं, कि जिस तरीके से कि 2 आप एक्सट्रीम एंड्स पर उन्हें इन्वेस्ट कर दीजिए। एक आपका बिल्कुल ही लो रिस्क आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और आपकी एक बिल्कुल ही हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप मिडिल पाथ फॉलो नहीं कर रहे, आपने 2 जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स वहां पर की हैं। तो उसी तरीके से भारत सरकार ने भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए एक तरफ जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस थे, जो कि सबसे ज्यादा डेफिनेटली इंपैक्ट होने ही थे क्योंकि उनके पास उस प्रकार की सर्विसेज, उस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं थी, हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, कि जिसके चलते इस पेंडेमिक को वहां पर वो काउंटर कर सकें। तो उस भारत सरकार ने क्या किया कि बेसिकली यहां पर बारबेल के एक साइड यहां पर स्कीम्स रखती है आपके वल्नरेबल सेक्शन के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ के साथ रियल टाइम इंफॉर्मेशन बेस्ड पॉलिसी एडजस्टमेंट भी वहां पर करते रहे, ताकि जो हमारी इकोनॉमी वहां पर स्लो हो चुकी है उसको रिवाइव किया जा सके, पैसा इंफ्यूज किया जा सके, एमएसएमईज को यहां पर प्रमोट किया जा सके। तो ये एक तरीके की फ्लेक्सिबल, हम कह सकते हैं थोड़ी फ्लेक्सिबल भी अप्रोच है। साथ के साथ जो आपकी बेजियन अपडेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की एक तरीके का स्टैटिस्टिकल टूल यहां पर यूज किया जाता है, जिसके चलते अब बेजियन थ्योरम यहां पर क्या करती है कि बेसिकली 3 पैरामीटर्स हैं कि लाइक्लीहुड क्या है किसी भी इवेंट के होने के, लाइक्लीहुड को कंसीडर करेगा, फिर जो अवेलेबल डेटा है करंट उसको कंसीडर करेगा, और जो आपका ऑलरेडी डेटा पहले का अवेलेबल है उसे कंसीडर करेगा। तीनों चीजों को यूज करते हुए, बेस थ्योरम का वहां पर यूज करते हुए फिर फाइनल डेटा हमारे पास आएगा, रियल टाइम डेटा, जिसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी पॉलिसी एडजस्टमेंट्स यहां पर की गई। तो एक तरीके से आपको बस यही समझना है कि 2 एक्सट्रीम एंड्स को यहां पर फोकस करते हुए कि एक तरफ आपको प्रोटेक्ट भी करना है और दूसरी तरफ आपको प्रमोशन भी करना है, आपको अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए उस तरीके के पॉलिसी मेजर्स
शेयर्स भी वहां पर लेने हैं। तो ये बेसिक सी बात हमारी बारबेल स्ट्रेटजी में यहां पर रखेगी। फिर एक और यहां पर टर्म सामने आती है अजाइल अप्रोच के बारे में। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपने बहुत ही शॉर्ट इटरेशंस करते हुए, कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आपने अपना वहां पर डेटा कलेक्ट करते हुए, रियल टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए अपनी जो भी पॉलिसी में चेंजेस वहां पर लाएंगे वो आपकी अजाइल अप्रोच को मद्देनजर रखते हुए वहां पर लाएंगे। तो ये पूरा जो आपका फंडा है इसे हम अजाइल फ्रेमवर्क यहां पर कहते हैं, कि बहुत ही अनसर्टेनिटी, हमें पता नहीं है कि एक आपका स्ट्रेन आना है उस तरीके का कि एक और भी स्ट्रेन वहां पर आ सकता है, या क्या और ज्यादा इससे यहां पर बढ़ेगा, कि किस तरीके से लॉकडाउन वहां पर लगाने हैं। अब लोगों की जो लाइवलीहुड है, अब ऐसा तो नहीं सबके पास सरकारी नौकरियां हैं कि जी नहीं घर बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं, जी नहीं बहुत सारे डेली वेज वर्कर्स भी हैं, उन्हें भी यहां पर प्रोटेक्ट करना है। उस तरीके से यहां पर डिसीजंस लेने हैं कि ऐसा ना हो कि ऐसा ऑप्शन तो बहुत अच्छी थी कि आप पूरे साल भर के लिए लॉकडाउन लगा दीजिए, बट उस चीज के लिए, उस लॉकडाउन लगाने के लिए जो आम जनता है वो उस लॉकडाउन में कैसे सर्वाइव करेगी, तो उसके लिए यहां पर अजाइल फ्रेमवर्क वहां का फॉलो किया गया कि हमें अनसर्टेनिटी है, क्या फ्यूचर आउटकम्स वहां पर हो सकते हैं, बट जो हमारे पास डेटा यहां पर कलेक्ट हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए, शॉर्ट इटरेशंस को फॉलो करते हुए, कॉन्स्टेंटली उस पर्टिकुलर पॉलिसी फ्रेमवर्क को वहां पर एडजस्ट करते हुए यहां पर आपका ये पूरा एक सिस्टम यहां तैयार किया गया। जैसे पहले क्या था, पहले आपका वाटरफॉल फ्रेमवर्क यहां पर यूज किया जाता था। वाटरफॉल फ्रेमवर्क, जैसे हम प्री पेंडेमिक की यहां पर बात कर रहे हैं, वाटरफॉल फ्रेमवर्क में आपका क्या रहेगा कि बेसिकली जैसे कि आपने देखा होगा 5 ईयर प्लान्स वहां पर लागू किए जाते हैं। तो 5 ईयर प्लान्स में क्या होता है कि पहले ही आपकी ये चीजें डिसाइड कर ली जाती हैं कि सरकार इस तरीके से यहां पर काम करेगी, इस प्रकार से इन चीजों में इन्वेस्टमेंट वहां पर की जाएगी, ठीक है जी। मतलब एक तरीके से बहुत ही रिजिड फ्रेमवर्क वहां पर तैयार कर दिया कि आने वाले 5 सालों में क्या वहां पर किया जाएगा। बट अब पेंडेमिक की वजह से जो 5 सालों का कॉन्सेप्ट है तो बिल्कुल ही रद्द हो गया, यहां तो बिल्कुल ही अनसर्टेनिटी आ चुकी है। तब हमने यहां पर अजाइल फ्रेमवर्क के ऊपर, अजाइल अप्रोच के ऊपर यहां पर हमने शिफ्ट किया, ठीक है जी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, जनरली आपसे डायरेक्टली स्टेटमेंट्स के तौर पर पूछा जा सकता है कि हाँ जी बताइए कौन सी स्टेटमेंट अजाइल फ्रेमवर्क या अजाइल अप्रोच को करेक्टली यहां पर डिफाइन करती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टेंटली वहां पर शॉर्ट इटरेशंस के थ्रू जो भी आउटकम्स वहां पर आ रहे हैं उन्हें असेस करना है, और जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है वो इंक्रीमेंटली वहां पर आपको करनी है, ताकि आप एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके वहां पर इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें, ठीक है जी। फिर बात आती है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर। तब ये जो टर्म है ये भी बहुत ज्यादा वहां पर यूज हुई है। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स बेसिकली हैं क्या, कि गवर्नमेंट ने ऐसे 80 HFIs वहां पर आइडेंटिफाई किए जो कि आपकी इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, ग्लोबल ट्रेंड्स, मैक्रो स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी भी एक्टिविटीज को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों पब्लिक और प्राइवेट सोर्सेज को फॉलो करते हुए, ताकि यहां पर किस तरीके से हमारी स्टेट ऑफ इकोनॉमी वहां पर आगे बढ़ रही है उसको हम रियल टाइम बेसिस पर वहां पर जज कर सकें और उसके हिसाब से वहां पर डिसीजन ले सकें। तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे आपने देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स होंगे कि ई वे बिल जनरेशन किस तरीके से वहां पर हो रही है, जीएसटी कलेक्शन किस तरीके से हो रही है, क्योंकि छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं, रियल टाइम बेसिस पर इनकी इंफॉर्मेशन हमने ऑब्टेन की और उस प्रकार से वहां पर पॉलिसी में भी वहां पर चेंजेस लाए गए, ठीक है जी। तो बस इन इंडिकेटर से क्या हुआ, हमें थोड़ी सहायता मिल गई कि किस तरीके से यहां पर हमारी इकोनॉमी परफॉर्म करी, पावर कंजम्पशन क्या है, इलेक्ट्रोल टोल कलेक्शन क्या है, क्या उसका अकाउंट है। हमने बहुत सारी चीजें देखी लॉकडाउन के समय खासकर कि इन सभी चीजों में हमने थोड़ी बहुत गिरावट यहां पर देखी है, जिससे सरकार रेवेन्यू वहां पर जनरेट कर सकती है। उन सभी फैक्टर्स में हमने वहां पर गिरावट देखी, और जहां एक्सपेंडिचर है, अगर आप देखें पूरे इको सर्वे में जो आपकी 2 फेजेस यहां पर जो डार्क किए गए हैं, इन्हें हाईलाइट किया गया है, ये 2 फेजेस वो हैं जो आपके लॉकडाउन को वहां पर दर्शा रहे हैं। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सपेंडिचर के केस में ये आपका राइज हुआ है और रेवेन्यू के केस में ये आपका कम हुआ है। एंड सेम गोज विद द कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, कि उस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ही बंद हैं, उस तरीके की आप सर्विसेज दे ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे आप वहां पर रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो इस तरीके काफी सारे आपके हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं जो कि सरकार द्वारा यहां पर यूज किए गए थे। फिर अगर हम बात करें ग्रोथ आउटलुक के बारे में कि डेटा क्या कहता है, क्या हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं या किस तरीके से हमारी जीडीपी यहां पर ग्रो करेगी, तो 2022-2023 के लिए इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि हमारी जो ग्रोथ रहेगी, जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस जो यहां पर रहेंगी इन द रियल टर्म्स, ये आपकी 8 to 8.5% रहेगी इन 2022-23। अब बेसिकली यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है कि पहली बात, कमेंट बॉक्स में सबसे पहला आपके लिए होमवर्क आज यही है कि बताइए जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये यहां पर पेश किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। तो वही चीज आपको दर्शाने के लिए यहां कोशिश भी की इकोनॉमिक सर्वे में कि बाकी इकोनॉमीज में किस तरीके से परसेंटेज आया कि जीडीपी ग्रोथ हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने यहां पर, मोस्ट ऑफ द केसेस के आप सारे अगर केसेस देखें तो मोस्टली यहां पर आप हमारी जो इकोनॉमी है वो यहां पर जीडीपी जो है यहां पर बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट ही हुई है। फर्दर फिर हमने देखा कि चलो थोड़ी बहुत यहां पर ग्रोथ आ रही है। इंडिया केस में -7.3 मतलब 7.3 आपकी कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी वहां पर देखेगी, अराउंड 9% की यहां पर हम एस्टिमेशन यहां पर लगाएगी 2021 में वहां पर
यही रहेगा। प्रोजेक्शन 2022 के लिए 9.0 की लगाएगी, बट जो हमारा जो डेटा है 8.8 8.5 का, वो जनरली आपके ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए, मल्टीपल अप्रोचेस, मल्टीपल रिपोर्ट्स को बेसिकली फॉलो करते हुए वहां पर बताएगा। कि जनरली आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में कैसे पूछा जा सकता है कि क्या प्रोजेक्शंस वहां पर लगाई गई हैं 2022-2023 के लिए। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसकी पब्लिकेशन है, किसकी देन है। यहां पर अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि ट्रेंड्स इन क्वार्टरली कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपको पता है दो तरीके के आपके यहां पर एक्सपेंडिचर रहते हैं, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, सॉरी आपका उस तरीके का डेली बेसिस का एक्सपेंडिचर वहां पर हो गया, दूसरा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर वहां पर हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बेसिकली क्या रहेगा कि हम बड़े एसेट्स वहां पर तैयार कर रहे हैं कि डे टू डे बेसिस पर हम इसके इतना यूज तो होगा ही साथ के साथ, बट ये आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म गेन्स यहां पर जनरेट करके ये आपको एक्सपेंडिचर यहां पर देगा। तो उस केस में अब इंडिया ने यहां पर क्या चीज रियलाइज की कि पेंडेमिक के समय में हमें ये चीज रियलाइज हुई कि हम उस तरीके का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, हम उस तरीके के ऐसे पेंडेमिक्स को वहां पर केटर नहीं कर सकते। तो उसी के लिए यहां पर सरकार द्वारा मल्टीपल चीजें लॉन्च की गई, मल्टीपल स्कीम्स वहां पर लॉन्च की गई कि कैसे हम यहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो एक रात की कहानी तो है नहीं, टाइम तो लगेगा ही उसे डेवलप करने में, तो उस प्रकार का खर्चा भी वहां पर उस तरीके का किया जाएगा, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में वहां पर किया जाएगा। तो बेसिकली यहां अगर आप लॉकडाउन के समय देखें तो जरूर सरकार द्वारा यहां पर थोड़ा बहुत खर्चा करने की कोशिश की गई, बट स्टिल फिर दोबारा से आपका जब डाउनफॉल देखेगा, फिर जैसे ही आपका ये जो फर्स्ट वेव का जो रैंप अप यहां पर हुआ, पोस्ट फर्स्ट वेव रैंप अप, उस दौरान सरकार ने डिसाइड किया कि हम अगली वेव के लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड रहेंगे, और उसके बाद से फिर आपकी सस्टेन्ड एक कैपिटल स्पेंडिंग यहां पर इंश्योर कर देगी। एंड फर्दर 2022-2023 के जो बजट में बात रखेगी कि हम अपने केपेक्स को कि जो इसकी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इसे अब हम पहले से 35% और ज्यादा यहां पर बढ़ा देंगे। इतने सारे प्लान वहां पर रखे थे कि आजादी का जो आपका अमृतकाल है, आने वाले जो 25 साल रहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा वहां पर किया जाएगा, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां पर शुरू किए जाएंगे, और इंश्योर किया जाएगा मल्टीपल स्कीम्स के माध्यम से गति शक्ति जैसे होगी कि इन सभी चीजों पर इन्वेस्टमेंट करते हुए हम लॉन्ग टर्म गेन्स यहां पर एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक सी बात है यहां पर। उसके अलावा बात आती है फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। अब बेसिकली यहां पर क्या चीजें सामने आई, तो जैसे कि हमने कहा था कि 3 टाइम फ्रेम्स हैं जिनका डेटा यहां पर कंपेयर हो रहा है, 19, 20 और 21 का। तो यहां पर फिस्कल डेफिसिट को अगर हम देखें कि जिस तरीके से इस पर्टिकुलर पीरियड में जब पेंडेमिक की फर्स्ट वेव यहां पर आई थी, तो डेफिनेटली उस, अब पहली बात हम यहां पर थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि डेफिसिट आपका कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है कि टोटल क्या वहां पर आमदनी वहां पर हो रही है, कितना पैसा उनकी अर्निंग्स वहां पर हो रही है, कितना रेवेन्यू उनके द्वारा वहां पर जनरेट किया जा रहा है, और उसमें से कितना खर्चा वहां पर हो रहा है। ठीक है जी, तो इसको हम यहां पर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कैलकुलेशन की जा रही है कितना पैसा वहां पर बचा। अब अगर आपका जो ये खर्चा है, मान लीजिए आपकी अर्निंग ज्यादा है, ठीक है जी, और आपका जो एक्सपेंडिचर है यहां पर, माफी चाहूंगा कि आपकी जो अर्निंग्स है यहां पर वो ज्यादा है और आपका एक्सपेंडिचर यहां पर कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपने ज्यादा पैसा वहां पर कमाया और आपका खर्चा कम हुआ है, तो मतलब आपके पास पैसा बच चुका है, तो उसे हम क्या करेंगे, फिजिकल सरप्लस यहां पर कहेंगे। बट अगर वाइस वर्सा केस यहां पर हो जाए कि मान लीजिए कि आपका खर्चा ज्यादा हुआ है, अर्निंग कम हुई है, तो वहां पर वो आपका फिजिकल डेफिसिट में चला जाएगा। अगर आपका बराबर रहेगा तो उसे हम बैलेंस्ड वहां पर कह सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर ये चीज रियलाइज की गई कि पहली वेव के दौरान आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो डेफिनेटली यहां पर बढ़ना ही बढ़ना था, क्योंकि सरकार द्वारा बहुत सारा खर्चा किया गया, इतने सारे अगर स्कीम्स वहां पर लॉन्च किए गए हैं तो उसके लिए पैसा भी तो डेफिनेटली सरकार द्वारा ही वहां पर दिया गया होगा। तो वो बेसिकली यहां पर आपको दर्शा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट यहां पर ज्यादा है। और प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली यहां पर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि बेसिकली जो आपका फिस्कल डेफिसिट है उसमें से जो आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं, कि मान लीजिए आपने कोई वहां पर लोन लिया है, उसकी आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट जारी है, तो वो भी एक तरीके का खर्चा ही है, बट यहां प्राइमरी डेफिसिट उस तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है कि आप इंटरेस्ट की पेमेंट्स वहां से निकाल दीजिए, वो आपका यहां पर प्राइमरी डेफिसिट दिखलाएगा। तो फर्दर जो अप्रैल नवंबर 2021 के लिए फिर हमने फर्दर देखा कि अब थोड़ा स्टेबल आना शुरू हो चुका है, प्री पेंडेमिक लेवल से अब हम दोबारा से नीचे आ चुके हैं इस पर्टिकुलर लेवल पर कि हमारा अब खर्चा, मतलब हम कब उतना पैसा तो नहीं बचा पा रहे, डेफिनेटली यहां पर ज्यादा ही खर्चा हो रहा है, बट एज सच उतना ज्यादा नहीं हो रहा जितना आपका पेंडेमिक के दौरान यहां पर हो रहा था। तो बेसिक सा डिफरेंस याद करना है कि किस तरीके से आपका प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट वहां पर कैलकुलेट किया जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा वहां पर, कि जितना आपका वहां पर अर्निंग हो रही है, जितनी आपकी रेवेन्यू रिसिट्स वहां पर कैलकुलेट की जा रही है डे टू डे बेसिस पर, जो आपकी कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है जी, उसकी जो कलेक्शन हो रही है उसमें से जब आप
वहां पर जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि जो डे टू डे बेसिस के आपके एक्सपेंडिचर है, जब आप उससे निकाल देंगे तो वहां हमारे सामने रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। तो बेसिक से कॉन्सेप्ट से बेसिक से अंडरस्टैंडिंग अगर आपको ये पता रहेगा तो बहुत ईजी रहेगा इको सर्वे को पढ़ना। फिर अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि मेजर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब यहां किस तरीके का ट्रेंड, हमने वही 3 साल 19, 20, 21। अब यहां पर कॉर्पोरेशन टैक्स जो कि आपका कंपनीज द्वारा वहां से चार्ज किया जा रहा है, फिर टैक्स आपका ऑन इनकम जो कि अदर देन कॉर्पोरेट टैक्स है कि इनकम टैक्स वहां पर चार्ज किया जा रहा है, फिर कस्टम्स के थ्रू या आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि डायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं। अब यहां अगर आप देखें सभी केसेस में ये हम वी शेप यहां पर विटनेस कर रहे हैं, ठीक है जी। बट यूनियन एक्साइज ड्यूटीज में हमने यहां पर एक ग्रेजुअल इंक्रीज देखा। तो आप सोचें क्यों ऐसा क्यों हुआ कि सरकार ने किस तरीके से यहां पर ज्यादा कमा लिया, कि बेसिकली यहां क्या हुआ था कि उस दौरान जब आपका पेंडेमिक चला, ग्लोबल सप्लाई चेन रुकी, ग्लोबल सप्लाई चेन रुकी तो उस तरीके से जो क्रूड के प्राइसेस थे, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो भी वहां पर ड्रॉप हो गए। पर सरकार द्वारा यहां पर प्राइसेस में चेंज नहीं आया। सरकार ने क्या किया कि अब सरकार की आमदनी तो हो नहीं रही थी, उस तरीके से कोई बिजनेस रन नहीं कर रहा, उस तरीके की कलेक्शन वहां पर नहीं हो रही, जीएसटी कलेक्शन वहां पर नहीं हो रही, इनकम टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही, कॉर्पोरेशन टैक्स की कलेक्शन वहां पर नहीं हो पा रही है। तो वहां सरकार ने क्या किया कि हम प्राइस को लेवल रखने के लिए जो ड्यूटीज हैं उन्हें यहां पर बढ़ा देते हैं, और सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी दोबारा से रिवाइव होनी शुरू होगी डेफिनेटली उसके बाद से तो आपके ऑयल प्राइसेस वहां पर बढ़ते गए, सरकार ने वहां पर जो एक्साइज ड्यूटीज थी ये यहां पर कम कर दी गई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहेगा कि ये सस्टेन्ड कैसे रहा, एक लीनियर ग्राफ हम यहां पर कैसे देख पा रहे हैं, बिकॉज पेंडेमिक के दौरान वहां पर सरकार द्वारा ये यूनियन एक्साइज ड्यूटीज बढ़ा दी गई थी आपके क्रूड ऑयल वाले कंपोनेंट्स के लिए। फिर आगे बात करें एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स के बारे में ही बात करें कि नॉन इंटरेस्ट जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अर्थात कि जो डे टू डे बेसिस पर सैलरीज वगैरह जो वहां पर देनी है, उसमें यहां पर हमने इस तरीके का ट्रेंड देखा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने यहां पर इस तरीके का ट्रेंड देखा कि अगर हम ग्रोथ की बात करें, परसेंटेज ग्रोथ की ईयर ऑन ईयर की बात करें, अगर 2021 से 20 के ऊपर बात करें या फिर 21 की 19 के ऊपर बात करें, तो ब्लू कलर से यहां पर दिखा रहा है कि प्री पेंडेमिक लेवल से 28% का हमने ज्यादा यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पर किया है, ठीक है जी। तो ये थोड़ी बहुत चीजें, ये वाले कंपोनेंट्स जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में आप डेफिनेटली नहीं यूज कर सकते, ये डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में एज सच नहीं पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स में आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या कोई भी डेफिनेशन है या कोई भी फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, उस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली वहां पर पूछे जा सकते हैं। या फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटीज क्यों यहां पर सस्टेनेबल रही या क्यों उसमें हमने डाउनफॉल नहीं देखा, तो उसका भी रीजन आपसे वहां पर पूछा सकता है। फिर बात आती है नॉन टैक्स रेवेन्यू कि सिर्फ टैक्स के थ्रू ही तो सरकार पैसा नहीं कमाती ना, और भी यहां पर कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली इसमें आपकी कौन कौन सी आती है, इंटरेस्ट रिसिट्स आती हैं कि जो लोन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को वहां पर दिया गया है, ठीक है जी, कि जो लोन वहां पर दिया गया है अब डेफिनेटली उसका वहां पर पैसा भी वापस आना है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी वापस वहां पर आनी है, कुछ इंटरेस्ट के हिसाब से वहां पर लोन्स दिए जाते हैं। साथ के साथ जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनके द्वारा जो यहां पर आपके इस तरीके के डिविडेंड्स और प्रॉफिट जो अर्न किए जाएंगे वो सरकार के साथ शेयर किए जाएंगे, इंक्लूडिंग अब ये बात आ गई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सरप्लस हम कहते हैं कि आरबीआई द्वारा ट्रांसफर कर दी गया, तो वो कहां आता है, वो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में वहां पर काउंट किया जाता है, ठीक है जी। या फिर जो जितने भी एक्सटर्नल ग्रांट्स या रिसिप्ट्स रहती हैं जो कि सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये सभी चीजें हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू में यहां पर कैलकुलेट की जाती हैं। तो उसी के आधार पर आपको एक बेसिक सा डिफरेंस एक टेबल यहां पर बता दिया गया है, आपसे किस तरीके से पूछा सकता है। मान लीजिए 4 कंपोनेंट्स वहां पर आपको दिए गए हो, इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना हो कि बताइए इनमें से आपके कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में वहां पर आपके टेबल किए जाते हैं। तो आपको अगर ये चीज पता रहेगी कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है, तो डेफिनेटली आप ऐसे क्वेश्चंस को वहां पर अच्छे से आंसर कर पाएंगे। फिर हम बात करते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स के बारे में। तो बेसिकली इसमें क्या चीजें रहती है कि जो कि हमारे उस तरीके से जो रिकवरी की जा रही है लोन्स की या फिर जो एडवांसेस की या फिर जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है कि सरकार अपना शेयर ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो बेच रहा है, तो वो आपका कहां काउंट किया जाएगा, वो हमारा नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में वहां पर काउंट किया जाएगा। तो अभी तक एज फार एज अगर हम बात करें कितना वहां पर रेस कर चुके हैं 24 जनवरी 2022 तक, तो अभी तक सरकार 9,330 करोड़ जहां पर डिसइन्वेस्टमेंट द्वारा कर चुके हैं। बट उसके बाद से जो न्यूली इंट्रोड्यूस आपकी इस तरीके की न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी है, एसेट मॉनिटाइजेशन स्ट्रैटेजी है जो कि सरकार द्वारा रखी गई है, रीअफर्म इट्स कमिटमेंट कि किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काम किया जाएगा और कैसे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की जाएगी पब्लिक सेक्टर जो आपके इस तरीके के एंटरप्राइज हैं। डेफिनेटली जो टारगेट यहां पर रखा गया था अराउंड आई थिंक 75,000 करोड़ का यहां पर रखा गया था कि हम इस लेवल की डिसइन्वेस्टमेंट पिछले फाइनेंशियल ईयर में अचीव करेंगे, बट उस लेवल की वहां पर नहीं हो पाई और उससे बहुत ज्यादा कम थी, क्योंकि डेफिनेटली पेंडेमिक की वजह से प्राइवेट प्लेयर्स भी यहां पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे कि हम इस तरीके की टेक ओवर्स यहां पर करना चाहते हैं, इस तरीके से आपकी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उनमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है जी। बस ये चीजें ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट रहेंगे कि कौन कौन सी चीजों को हम कौन कौन सी कैटेगरीज में वहां पर ऐड करते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे शेयर ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर टोटल एक्सपेंडिचर में वहां पर देखा जाए तो बेसिकली यहां पर जो ब्लू लाइन आपको दिखा रही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर की कितना परसेंटेज है, तो इसकी कैलकुलेशन यहां पर अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड के हिसाब से है, ठीक है जी, रेवेन्यू की, और जो आपका कैपिटल की है वो यहां से है। तो जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ती गई, जैसे हमने पेंडेमिक को वहां पर विटनेस किया, उसके बाद से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या मतलब जो लॉन्ग टर्म एसेट्स जो आपके इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन पर पैसा खर्च करना ज्यादा कर दिया गया रेदर देन द जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जो छोटे मोटे खर्चे रहते हैं, डे टू डे बेसिस के जो खर्चे रहते हैं उसमें पैसा डालना कम कर दिया गया, बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है ताकि इंडिया को आत्मनिर्भर यहां पर बनाया जा सके। ठीक है जी। एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि हमारे जो भी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है 2022 के लिए, तो इसका भी प्राइस यहां पर ऑफ 50 के माध्यम से आप 50% ऑफ यूज करते हुए अवेल कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आपको एक दोबारा से करंट अफेयर्स की पूरी रिवीजन चाहिए, 4 हफ्ते बहुत है, अराउंड 60 to 70 आवर्स का पूरा कंटेंट है, बहुत इजीली रैप अप तरीके से आप पूरी चीजों को यहां पर रिवाइज कर सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फिर बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट डेट के बारे में। अब बेसिकली ये जो टेबल आपको यहां पर दिखाया जा रहा है, अब दोबारा से वही बात आ रही है कि आपको यहां की चीजों का ध्यान रखना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स कौन कौन सी लिस्ट के अंदर तैयार हो रहे हैं। ये जो डेटा है ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा ट्रेंड अगर आपको याद रहे तो वो आपके मेन आंसर राइटिंग में जरूर बेनिफिट रहेगा। बट जो ये वाली चीजें हैं ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो केंद्रीय सरकार है उनका उधार क्या है, पब्लिक डेट वहां पर आ गया, ठीक है जी। उस तरीके का इंटरनल डेट वहां गया कि मार्केटेबल जो सिक्योरिटीज है या नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो कि आपकी जनरली इस तरीके से एक्सचेंजेस पर ट्रेड नहीं की जा सकते, बाहर का पैसा कितना है, एक्सटर्नल डेट कितना पे करना है, पब्लिक अकाउंट की बाकी लायबिलिटीज कितनी है, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज यहां पर किस तरीके के हैं। तो ये सभी चीजें जो रहती हैं ये हमारी जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है उसमें वहां पर काउंट की जाती है। मोर ओवर अगर आप देखें तो अराउंड ये 80 to 90% के अराउंड ये पब्लिक डेट ही यहां पर है कि जो लोन्स वहां पर लिए गए हैं, इस तरीके से बैंक्स को जो पैसा वहां पर आपका भेजा गया है कि उसको भी तो डेफिनेटली किसी न किसी तरीके से वहां पर रिकवर करना ही है। उस तरीके की लोन जो आगे भेजे गए हैं कि उसको भी तो किसी न किसी तरीके से वहां पर रिकवर करना ही है। तो वो आपकी सभी चीजें यहां पर पब्लिक डेट के अंदर आती हैं। मोस्टली कंपोनेंट्स इसमें आपके बैंक्स रहेंगी, इंश्योरेंस कंपनीज रहेंगी जिनका पैसा अभी देने को यहां पर रहेगा। ठीक है जी। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट डेट से रिलेटेड। फिर आगे बात करते हैं, एक आपको यहां पर ट्रेंड भी दिया गया है सेंट्रल डेट टू जीडीपी रेशियो। डेफिनेटली अगर पेंडेमिक के समय जिस प्रकार से यहां पर खर्चा किया गया था तो उस हिसाब से अब ये जो डेट टू जीडीपी रेशियो है तो यहां पर बढ़नी ही थी, क्योंकि इतना ज्यादा खर्चा वहां पर किया जा रहा था, इतना ज्यादा उधार वहां पर लिया जा रहा था, इतना ज्यादा पैसा इकोनॉमी में इन्फ्यूज किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये चीज तो आपकी जस्टिफाइड है ही। अब इस फिगर को आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हो कि हाँ जी इतना आपका डेट टू जीडीपी रेशियो उस दौरान बढ़ गया था, क्योंकि सरकार द्वारा बारबेल स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए जो वल्नरेबल सेक्शन है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, जिनके लिए बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर वहां पर किया गया, नंबर ऑफ पैसे वहां पर आपके इस तरीके से इन्फ्यूज किए गए। ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से मेजर लिए गए केंद्रीय सरकार द्वारा स्टेट्स को सपोर्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो बेसिकली पहली क्या की थी, एनहांस्ड लिमिट यहां पर कर दी गई थी ऑफ बोरोइंग फॉर द स्टेट्स, कि बेसिकली यहां पर बात रखी गई थी कि ऑलरेडी जैसे कि आपको पता ही है कि 2% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो रहेगा ये यहां पर अलाउ कर दिया गया था कि इतना आप यहां पर एक्स्ट्रा कर रख सकते हैं, जिसमें से 0.5 सबके लिए वहां पर मैंडेटरी कर दिया गया था कि सबके लिए अनटाइड है कि जी इतना तो हम एक्स्ट्रा दे ही देंगे। फिर उसके बाद क्या बात रखी गई थी कि ये 4 रिफॉर्म्स हैं, इन 4 रिफॉर्म्स पर जिस तरीके से अगर इंप्लीमेंटेशन राज्य सरकार वहां पर करेगी उस हिसाब से 0.25% हर एक का यहां पर एक्स्ट्रा यहां पर आपको इस तरीके का सपोर्ट, इस तरीके का एक्स्ट्रा पैसा वहां पर एक तरीके से हम कैसे लोन्स वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के लिए। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली अब अकेली केंद्रीय सरकार तो पूरे पेंडेमिक के इफेक्ट को वहां पर असर उन पर तो नहीं पड़ा था, यहां पर जो आपकी राज्य सरकार थी उनके ऊपर भी असर पड़ रहा था। तो ये यहां पर चीज रखी गई थी कि इस तरीके से अगर आप रिफॉर्म्स अपने स्टेट गवर्नमेंट्स में लाएंगे तो हम आपको इस तरीके से इंसेंटिव्स वहां पर प्रोवाइड करेंगे। 0.25% को हर एक तो वहां पर लिंक कर दिया गया था। फिर बाकी का जो 0.5% था इनिशियली उसमें बात रखी गई थी कि जो इनमें से इन 4 में से 3 आउट ऑफ 4 रिफॉर्म्स पर काम कर लेगा उसको हम 0.5% दे देंगे। बट लेटर ऑन इस पर रियलाइजेशन की गई कि हम ये सभी के लिए भी ये परसेंटेज भी सभी के लिए अनटाइड कर देंगे कि हाँ जी सभी को ये चीज यहां पर प्रोवाइड कर दी जाए। उसके अलावा क्या बात रखी गई थी कि जो जीएसटी कॉम्पनसेशन में जो शॉर्टफॉल वहां पर आ रही थी कि जो फॉर्मूला यहां पर तैयार होता है जिसकी वजह से स्टेट्स को थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा था, तो उसके लिए यहां पर भारत सरकार द्वारा क्या किया गया, एक स्पेशल बोरोइंग विंडो यहां पर तैयार की गई इन 2020-21। अब उसके चलते जितना भी पैसा यहां पर कलेक्ट हुआ वो स्टेट्स को वहां पर दे दिया गया कि लोन्स के तरीके से आप इसे यूज कीजिए, उसका रिपेमेंट आप जैसे भी रहेगा उस प्रकार से वहां पर कर सकते हैं। ठीक है जी। कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी यहां पर इशू किए गए थे, कुछ बहुत ही मिनिमल इंटरेस्ट के साथ भी यहां पर लोन्स
सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आपकी राज्य सरकार को वहां पर दिए गए थे। उसके अलावा स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसमें भी 50 ईयर के इंटरेस्ट फ्री लोन यहां पर दिए गए थे, क्योंकि अब केंद्र सरकार को तो ये चीज रियलाइज हो गई है कि जी हाँ, हमें केपेक्स तो यहां पर बढ़ाने पड़ेगा, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना राज्य सरकारों को भी थोड़ा इस तरीके का पैसा वहां पर दिया जाए, 50 ईयर के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन यहां पर दिया जाए, ताकि वो उस प्रकार की जो कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कैपिटल एसेट जो तैयार होने हैं, वो उस पर भी वहां पर काम कर सकें। ठीक है जी, तो इसमें आपके 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया था, थोड़ा बहुत इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। पहले आपके इसमें 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और यूपी और उत्तराखंड यहां पर इंक्लूड किए गए थे। पार्ट 2 में जो आपके स्टेट्स पहली पार्ट में इंक्लूडेड नहीं है, उन पे आपका इतना बजट रखा गया था, इतना पैसा हम वहां पर देंगे। पार्ट 3 बेसिकली आपके एक इंसेंटिव प्रोवाइड किया था स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड मोनेटाइजेशन या फिर रिसाइकलिंग ऑफ एसेट्स, कि वो जो यहां पर इस प्रकार के इनिशिएटिव्स वहां पर लेंगे, हम उन्हें भी इस प्रकार के एक्स्ट्रा स्पेशल असिस्टेंस यहां पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो, ये आपको इको सर्वे में काफी इजीली मिल जाएगा। तो यहां पर जो एसपी और उत्तराखंड के लिए थोड़ी अलग तरीके से टर्म यहां पर रखी गई थी, बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से सब में इक्वली यहां पर डिवाइड करने की बात की गई थी। असम और एसपी में थोड़ा ज्यादा पैसा लगाने की यहां पर बात की गई थी। ठीक है जी, तो ये कुछ मेजर्स थे जो कि सेंटर द्वारा लिए गए स्टेट्स को सपोर्ट करने के लिए। फिर बात आती है पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो बेसिकली यहां पर कुछ सिस्टम्स थे कि पहले आपके 2017 में कुछ यहां पर आपके सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए गए थे कि इस तरीके से जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पर देने हैं, जिस प्रकार के अगर आपको कोई प्रोजेक्ट्स वहां पर शुरू करवाने हैं, डेफिनेटली प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, बिडिंग वगैरह करेंगे, उस तरीके से उनको प्रोजेक्ट वहां पर दिया जाएगा। तो कुछ चेंजेस यहां पर लगाए थे कि हम किस तरीके से यहां पर प्रोजेक्ट्स अवार्ड करेंगे, कैसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहां पर की जाएगी। 2017 में कुछ वहां पर आपके इस तरीके के रूल्स निकाले गए थे, जिससे 2021 में थोड़ा बहुत यहां पर चेंज कर दिया गया था। तो दोनों चीजों को यहां पर देख लेते हैं। लीस्ट कॉस्ट सिस्टम, कि बेसिकली इसमें क्या है कि 2 स्टेप कंसेक्यूटिव इवैल्यूएशन यहां पर की जाएगी, कि उसके चलते कॉन्ट्रैक्ट यहां पर ग्रांट किया जाएगा टू द बिडर जिसकी लोएस्ट फाइनेंशियल बिड रहेगी अमंग those who pass the minimum technical evaluation। कि पहले क्या किया कि इतनी टेक्निकल इवैल्यूएशन हम इस तरीके से पहले उसको जज कर लिया, जैसे सी सेट होता है कि आपका सी सेट जज कर लिया, ठीक है जी, 33% आपके पास हो गए, अब आपके जीएस नंबरों के हिसाब से देखा जा रहा है। बट उल्टा है कि आपके जिसके सबसे ज्यादा यहां पर बिडिंग रहेगी, मतलब उसके सबसे ज्यादा यहां पर नंबर है, उसे यहां पर सिलेक्ट किया जाएगा, कोई वेटेज यहां पर नहीं दी जाएगी टू द टेक्निकल स्कोर इन द फाइनल इवैल्यूएशन। कि उसी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका जीएस पेपर है और एक आपका सी सेट पेपर है। सेकेंड यहां पर बात हुई क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, कि जहां पर जो बिडर है वो सिलेक्ट करेगा, बिडर को सिलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ बोथ टेक्निकल भी, फाइनेंशियल प्रपोजल्स भी, और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट किया जाएगा टू द बिडर हुज बिड हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट कंबाइंड स्कोर, कि दोनों का यहां पर स्कोर देखा जाएगा, दोनों की फाइनेंशियल प्रपोजल जिसकी सबसे ज्यादा कम होगी, टेक्निकल इवैल्यूएशन जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा, उस हिसाब से जो स्कोर यहां पर कलेक्ट किया जाएगा, कंबाइंड किया जाएगा, उसके हिसाब से वहां पर वो बिडर को सिलेक्ट किया जाएगा। सेकंड यहां पर क्या है, सिंगल सोर्स सिलेक्शन। अब इसमें क्या बात यहां रखी गई कि बेसिकली ये आपके इन विच 2 और मोर वेंडर्स यहां पर सप्लाई करेंगे कमोडिटी, टेक्नोलॉजी या परफॉर्म करेंगे सर्विसेज जो कि रिक्वायर्ड रहेंगी, जिस प्रकार का प्रोजेक्ट वहां पर रहेगा, बट जो स्टेट एजेंसी वो सिलेक्ट करेगी किसी एक वेंडर को ओवर द अदर्स फॉर द रीजंस, जैसे कि एक्सपर्टीज किस लेवल की है, प्रीवियस एक्सपीरियंस या है या नहीं, और बेसिकली वहां पर देखा जाएगा कि उनका किसी भी वेंडर का पुराना जो काम है, क्या वो जो नया कॉन्ट्रैक्ट या नया प्रोजेक्ट जो वहां अवार्ड किया जा रहा है, क्या उससे मिलता जुलता है भी नहीं, अगर उन्होंने उस चीज में काम नहीं किया होगा, डेफिनेटली उस तरीके से वहां पर उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। मतलब जो सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर उन्होंने काम किया होगा, अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रहेगी, तभी उन्हें सिंगल सोर्स सिलेक्शन के माध्यम से वहां पर सिलेक्ट किया जाएगा। फिर यहां पर बात आती है फिक्स्ड बजट बेस्ड सिलेक्शन फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब इसमें यहां पर क्या बात रखी गई इस मेथड के चलते कि जो कॉस्ट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज जो रहेगी स्पेसिफाइड की जाती है कि हाँ जी हमारा इतना बजट है, आप बताइए इसमें यहां पर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टेंडर में ये चीज मेंशन की जा जाती है। तो बिकॉज ऑफ द बेसिक एंड रिपीटेटिव नेचर की डेफिनेटली इस कंसल्टेंसी वर्क की हमें बार बार जरूरत पड़ती है, तो ये जो बजट है ये आपका रीजनेबली अप्रोक्सीमेटेड रहता है, और उस हिसाब से जो भी वेंडर इस चीज के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ जी हम इतने बजट में यहां पर तैयार कर देंगे, और उसके बाद उन्हें वहां पर सिलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये बेसिक चीजें हैं। अब यहां पर जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट के, तो कौन कौन से गुड्स के लिए कौन कौन से आपके अल्टरनेटिव यहां पर यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि जो आपका क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन है आपका गुड्स के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, उस तरीके से वर्क्स के लिए कौन कौन से यहां पर किया जा सकता है। ठीक है जी, सर्विसेज कंसल्टेंसी के लिए, नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए, तो ये अलग अलग मेथड्स यहां पर दिए गए हैं किस तरीके से यहां पर आपके एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कि जो प्रोजेक्ट्स यहां पर दिए जा रहे हैं अवार्ड की जाने सरकार द्वारा, उनकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव करनी है, हमें ये इंश्योर करना है कि प्रोजेक्ट लटके ना, कि डेफिनेटली वो आगे आगे बढ़ता रहे। तो ये कुछ सिस्टम यहां पर रखे गए जिसके चलते वहां पर सिलेक्शंस की जाएगी। फिर यहां पर कुछ बात रखी गई है वर्ड ट्रेड वॉल्यूम और वैल्यू के बारे में। अब ये जो आप ये पीक यहां पर देख रहे हैं, ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द केसेस में अराउंड सेम सा ही लेवल यहां पर रह रहा है, बट ये जो आप पीक देख रहे हैं ये किस वजह से है, ये है आपकी
ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है जी, कि जो प्राइसेस की वैल्यू वहां पर बढ़ गई उसकी वजह से जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड वैल्यू है वो भी यहां पर बढ़ चुकी है। तो ये चीजें अगर आप एनालाइज कर पा रहे हैं तो आपका मतलब इको सर्वे का जो पढ़ने का तरीका है वो बहुत ही सही है। फिर अगर हम बात करें एक्सपोर्ट कमोडिटीज के बारे में कि कौन कौन सी टॉप 10 कमोडिटीज है यहाँ पर, तो टॉप 5 यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, बस ये सीक्वेंस यहाँ पर याद रखनी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपके सबसे ऊपर हैं, उसके बाद आपके जो इस तरीके के पर्ल प्रेशियस या फिर सेमी प्रेशियस जो स्टोन्स हैं उनका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ से, ठीक है जी। आयरन और स्टील जैसे हो गए आपके, इनका एक्सपोर्ट यहाँ से किया जा रहा है। ड्रग्स, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल जो आपके इस तरीके के ड्रग फॉर्मुलेशन थे उनका यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया। जो आपके इस तरीके की प्रेशियस ज्वेलरी थी उनका एक्सपोर्ट किया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस तरीके से सीक्वेंस याद रखिए कि आपको वहां पे अरेंज करने के लिए कहा जा सकता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आपको सीक्वेंस थोड़ी सी याद होगी तो डेफिनेटली वहां पर आप कर सकते हैं। फिर उसके अलावा कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में भी आपको यही सीक्वेंस यहां पर याद रखनी है कि यूएसए में हमारा सबसे ज्यादा सामान वहां पर जा रहा है, सबसे ज्यादा ट्रेड हमारे यूएसए के साथ एक्सपोर्ट सेगमेंट में वहां पर हो रहा है 18.4% के हिसाब से। फिर आपका यूएई है, चाइना है, बांग्लादेश है, हांगकांग है, ठीक है जी। 5 से 6 अगर आप याद रखेंगे डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। फिर हम बात करें मैराथन सेशंस के बारे में। आपको पता ही है मैराथन सेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। आने वाले संडे मनमीत मैम यहां पर लेंगे आपका एनवायरनमेंट का पीवाईक्यूज का मैराथन सेशन, जिसमें आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन डिस्कशन अवेलेबल है। 1 मई को आपका ये सेशन है, सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। यदि आपको कोई भी रिलेटेड क्वेरीज हैं, आप एनरोल होना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, ठीक है जी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके सारे पीवाईक्यूज महज 4 से 5-6 घंटे में सारी चीजें यहां पर कवर हो जाएंगी। आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को वहां पर आंसर भी करवा रहे हैं या नहीं, और साथ साथ आपको आइडिया भी होगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। अभी भी टाइम है, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा मोल्ड कर सकते हैं और अच्छा स्कोर वहां पर ले सकते हैं, ताकि आपकी जो कट ऑफ की जो लक्ष्मण रेखा है आप उसको वहां पर पार कर लें। फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी मेजर स्कीम्स और इनिशिएटिव्स थी जो कि एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए वहां पर रखी गई। तो बेसिकली सबसे पहले थी आपकी रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, कि बेसिकली जो पहले मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम जो यहां पर आपकी रखी गई थी उसे यहां पर रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि उससे रिलेटेड डब्ल्यूटीओ में इंडिया का केस चला, इंडिया केस वहां पर हार गया कि हाँ जी आपकी जो इस प्रकार की आप सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ की जो वहां पर इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके आधार पर ही नहीं है, उसे वॉयलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए यहां पर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स की आपको इस प्रकार से जो भी आपके टैक्सेस और ड्यूटीज रहेंगे उसे हम आपको रिफंड कर देंगे लेटर ऑन, ठीक है। सरकार द्वारा ये यहां पर रखा गया ताकि एक्सपोर्ट सेगमेंट को और बढ़ावा यहां पर दिया जा सके। फिर डिस्ट्रिक्ट को एज एक्सपोर्ट हब बनाने की यहां पर बात की गई। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम के इनिशिएटिव को मद्देनजर रखते हुए कि हाँ जी हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट है ही, ऐसे कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूशन वहां पर होगी ही, जिसे हम फर्दर एक्सपोर्ट सेगमेंट में डालते हुए अपना पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया गया। पीएलआई स्कीम कि डेफिनेटली आप जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जितनी ज्यादा आपकी टर्नओवर रहेगी, जितनी आपकी सेल्स रहेंगी, उस प्रकार से आपको इंसेंटिव्स वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे सरकार द्वारा। साथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म आपके प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की बात यहां पर की गई कि बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो आपका रहता है कि जो कि क्या एक आइडेंटिटी आईडी कार्ड यहां पर है। आईडी कार्ड क्या बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये इस देश को बिलोंग करता है, ये इस देश के इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाया गया और इस पर्टिकुलर एक्सपोर्टर द्वारा एक्सपोर्ट किया गया है। अब उससे क्या फायदा होगा कि जिनके साथ इंडिया के एफटीए या फिर पीटीए वहां पर जो साइन हुए हैं, जिसके मद्देनजर रखते हुए इन प्रोडक्ट्स को कुछ ना कुछ रियायत मिलेगी, उस प्रकार की ड्यूटीज उनके ऊपर चार्ज नहीं की जाएंगी, तो इस पर्टिकुलर सीएओ के माध्यम से उसकी वेरिफिकेशन वहां पर की जाएगी। और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म यहां पर तैयार किया गया। जब ये प्रोडक्ट आपका वहां पर पहुंच रहा है तो वहां पर इस प्लेटफॉर्म को भी यूज करते हुए उसकी वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी कि क्या ये सर्टिफिकेट जो आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है क्या ये आपका ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, कि फर्जी तो नहीं लगा दिया, तो वो भी आपका इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के द्वारा ही यहां पर किया जा रहा है, ठीक है जी। मतलब और सहूलियत और डिजिटाइजेशन की यहां पर बात की गई है। एक्सिम बैंक में कैपिटल इन्फ्यूजन करने की बात की गई, डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स को थोड़ा बढ़ावा दिया जा सके, उसके लोन्स वगैरह अवेल कराए जा सके। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम भी यहां पर रखी गई। तो ये सभी स्कीम्स जो है इनको आपको एक बार गो थ्रू करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके किस तरीके से यहां पर स्कीम्स रखी गई और कैसे इनके ऊपर यहां पर काम भी किया गया। फिर वहीं बात करें इंपोर्ट कमोडिटीज के बारे में, तो उससे रिलेटेड भी अब कौन कौन सी, अब पहले तो हमारा उद्धार वाली बात हो रही थी कि जी देश का उद्धार हो रहा है, देश का एक्सपोर्ट वहां पर बढ़ रहा है। अब देश पे बाहर आने वाली बात कर देते हैं कि देश पे बाहर किस चीज से आ रहा है। ये जो इंपोर्ट का बहुत बड़ा कच्चा चिट्ठा का जो ये बिल है यहां पर, इस पर हमारा बहुत ज्यादा बेसिकली हम इसे यहां पर रिड्यूस करना चाहते हैं। और अगर आप नोटिस करें सरकार द्वारा भी उस तरीके की स्कीम्स वहां पर निकाली जाती हैं जो कि जिसके माध्यम से हम इस जो इंपोर्ट का जो हमारा बिल है इसे हम यहां पर कम कर सकें। तो इसकी भी आपको सीक्वेंस यहां पर याद रखनी है। एज डेटा के ऊपर आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, बट सीक्वेंस को जरूर ध्यान में रखिए, कौन कौन सी कमोडिटी किस तरीके से वहां पर आपकी
इंपोर्ट की गई है, जैसे क्रूड पेट्रोलियम। अब आप सोचेंगे जो पेट्रोलियम क्रूड है वो हम इंपोर्ट भी सबसे ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम रिफाइनिंग का काम कर रहे हैं, हम क्रूड को लाते हुए फाइनल प्रोडक्ट बाहर जाके बेच रहे हैं। अब डेफिनेटली हम चाहेंगे कि इसको हम और ज्यादा बढ़ाएं, कि या तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो उस तरीके का, बट वैसा भी नहीं हो पा रहा है, हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, उसके लिए सरकार ने मल्टीपल इनिशिएटिव्स वहां पर रख रही है। ठीक है जी। फिर गोल्ड आ गया, आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ गया, कोक, कोल, ब्रिकेट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इनका भी काफी ज्यादा इंपोर्ट यहां पर हो रहा है। फिर इंपोर्ट सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो भाई साहब इसमें जो हम नहीं चाहते कि जो ना हमारा इंपोर्ट सोर्स हो, वो यहाँ पर सबसे ऊपर है चाइना। ठीक है जी। हम चाहते हैं कि हमारी चाइना के साथ जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट की, हम इसे बिल्कुल ही कम कर दें, बट 15.5% ऑफ द इंपोर्ट जो आपके सोर्स है वो यहाँ पर चाइना यहाँ पर होल्ड करके बैठा है। ठीक है जी। फिर वही बात आती है मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस, कि अब इतना लेन देन चल रहा है बाहरी देशों के साथ, तो क्या हम कहीं फायदे में भी हैं, कि कहीं हमारा ऐसा है कि हम जहां पर सरप्लस में चल रहे हैं, कि हमारा ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है? डेफिनेटली। तो ये आपके पॉजिटिव जहां पर ट्रेड बैलेंस है, मतलब अभी यहां से पैसा आना है, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है जी। कि ये जो पॉजिटिव में आपका ट्रेड बैलेंस चल रहा है, इसकी सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं, यूएसए सबसे ज्यादा है, बांग्लादेश, नेपाल, टर्की, नीदरलैंड, यूके, इटली। ठीक है जी। तो इनको थोड़ा बहुत आप सीक्वेंस देख सकते हैं। उसके अलावा अब वही वाली बात आ गई कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट किससे है? चाइना भाई साहब से। तो चाइना भाई साहब का सबसे ज्यादा यहां पर पैसा देने को है। ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो कि आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, कि क्या मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस के हिसाब से क्या हमारा कहां पे फायदा चल रहा है और कहां पर हम बहुत ज्यादा नुकसान में चल रहे हैं, कि कितना हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, और ट्रेड बैलेंस हमारे यहाँ पर किन किन देशों के साथ नेगेटिव में है। आपसे ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि नेगेटिव ट्रेड बैलेंस आपका कौन कौन से देशों के साथ है। तो अगर थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा कि कोरिया, कतार, यूएई, इनके साथ हमारा नेगेटिव में चल रहा है, क्योंकि मोस्टली अगर आप ध्यान रखें तो आपके ऑयल वगैरह के सारे रीजन है, यहाँ से ऑयल बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है जी। तो डेफिनेटली आप वहां पर ऐसे क्वेश्चंस को भी करेक्टली मार्क कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं करंट अकाउंट के बारे में। तो आपको पता ही है बीओपी आपकी दो चीजों में डिवाइड की जाती है, पहली रहती है आपकी करंट अकाउंट और दूसरी रहती है आपकी कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में बेसिकली जितने भी आपके इस तरीके की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हैं, ट्रेड सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं, सर्विसेज को इंक्लूड किया जाएगा, उसका जो लेन देन हो रहा है, तो इनकी सभी रजिस्ट्री कहां की जाती है? हमारे करंट अकाउंट में। तो उसी के हिसाब से यहां पर देख लें कॉम्पोजिशन क्या है आपकी करंट अकाउंट की, कि मर्चेंडाइज जो ट्रेड बैलेंस है, ठीक है जी, नेट ट्रांसफर वहां पर पैसों का लेन देन किस तरीके से किया जा रहा है, नेट सर्विसेज कितनी हम एक्सपोर्ट करें, कितनी इंपोर्ट करें, कितनी हमारी इनकम यहां पर हो रही है। तो ये सभी आपके कंपोनेंट्स हैं करंट अकाउंट बैलेंस के। ठीक है जी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखें जो आपका करंट अकाउंट बैलेंस था ड्यूरिंग द 2020-2021, तो उस दौरान हमारा थोड़ा पॉजिटिव में था, बट लेटर ऑन जैसे जैसे इकोनॉमी रिवाइव होती रही, फिर डेफिनेटली उस तरीके का हमारा इंपोर्ट और ज्यादा बढ़ता गया, क्योंकि हमें अब यहां पर दोबारा से इकोनॉमी को रन करना है, इकोनॉमी रन करनी है, तो नंबर ऑफ चीजों की जरूरत तो पड़ेगी, कमोडिटी का कंजम्पशन तो दोबारा बढ़ेगा ही। तो उसके बाद से हमारा यहां पर जो करंट अकाउंट बैलेंस था वो दोबारा से आपका यहां पर नेगेटिव में आ गया, एंड फर्दर उसके बाद यही ट्रेंड यहां पर चल रहा है। ठीक है जी। तो ये आपको थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रखना है। उसके अलावा कैपिटल अकाउंट, अब कैपिटल अकाउंट में किस तरीके की चीजें आएंगी, कि जो आपके एसेट्स का लेन देन हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोन्स जो वहां पर दिए जा रहे हैं, बैंकिंग कैपिटल जो वहां पर रह रहा है। अब बैंकिंग कैपिटल आप बोलेंगे नेगेटिव में क्यों है, कि बेसिकली जो बैंक्स की क्या एसेट्स और लायबिलिटीज, कि कितना पैसा उन्हें कितने उनके एसेट्स हैं, कितनी उनकी लायबिलिटीज है बाहर में, तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ज्यादातर आपकी लायबिलिटीज है, तभी आपका नेगेटिव में है। फिर रुपी डेट सर्विस की लोगों का कितना उधार है बाहर के हिसाब से, कि रुपये पेमेंट के हिसाब से कितना पैसा बाहर जाना है, तो अभी भी इसके हिसाब से भी हम कह सकते हैं ये भी हमारी एक लायबिलिटी है। ठीक है जी। उसके बाद बाकी कैपिटल, फिर कैपिटल अकाउंट बैलेंस टू जीडीपी रेशियो, तो वो भी आपको यहां पर मेंशन की जा चुकी है। तो ये आपके लिए बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट है, कि कैपिटल अकाउंट में ये चीजें आपकी इंक्लूड होती हैं। अब ये भी आपसे उस तरीके से वही कंपोनेंट वाली बात आ गई, बताइए कौन कौन से कंपोनेंट जो कि हमारे कैपिटल अकाउंट में वहां पर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है जी। फिर उसी तरीके से यहां पर आपको सभी चीजें बता दी गई हैं कि क्या आपके नेट कैपिटल अकाउंट बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट टू जीडीपी रेशियो, अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो वो किस तरीके से रहती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका यहां पर, मोस्ट ऑफ द केसेस के सारे केसेस में यहां पर आपका ये पॉजिटिव में ही चल रहा है। उसके बाद कंपोजिशन के बारे में बात करें तो वो भी यहां पर आपको बता दिया गया है। ठीक है जी। डिस्कशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि बेसिक से जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये भी रिवाइज हो जाए और आपको पता भी लगेगा कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या हमारे इन सभी पैरामीटर्स की कंडीशन है। ठीक है जी। फिर वही बीओपी बैलेंस, अब इतना करंट और कैपिटल का अगर इतने हमने बातें की हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो अंत निकलेगा कि हाँ जी कितना हमारे पास इन दी एंड बच रहा है, क्या हम नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, तो हमारा जो बीओपी बैलेंस है वो खुदा की मेहर से पॉजिटिव में ही है। ठीक है जी। बीच में आपका जो क्वार्टर फोर था, यहाँ पर जब आपका हम कह सकते हैं उस तरीके का करंट अकाउंट का पैसा जो था, जो वेटेज थी वो ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई थी, नेगेटिव में बहुत ज्यादा चली गई थी, क्योंकि इकॉनमी रिवाइव हो रही थी, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट की जा रही थी। ऑयल आपका यहाँ पर अब डेफिनेटली उस तरीके से अगर हम देखें जो ऑयल के प्राइसेस जैसे इकॉनमी रिवाइव हुई तब से आपके बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है जी। उसके अलावा जो फॉरेक्स रिजर्व्स, अब यहां पर इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया कि अपने फॉरेक्स रिजर्व्स यहां पर बढ़ा दिए, कि उस तरीके से
अराउंड 634 यूएस डॉलर बिलियन यूएस डॉलर्स, इतना यहां पर अकोमोडेट कर दिया गया था इंडिया द्वारा। और उसके अलावा बात करें इंपोर्ट कवर के बारे में, तो इंपोर्ट कवर बेसिकली क्या रहते हैं कि नंबर ऑफ मंथ्स, कि जितना हम इंपोर्ट को वहां पर जस्टिफाई कर सकें, उसकी इंपोर्ट की पेमेंट वहां पर कर सकें, कितने महीनों के लिए हमारे देश के जो इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं उसके माध्यम से, उसे हम यहां पर इंपोर्ट कवर कहेंगे। तो यहां पर ये ट्रेंड डाउनफॉल में क्यों आया, अगर आप ये खुद सोचें तो उसके बारे में क्या निष्कर्ष लगेगा, 1-2 मिनट आप 2 सेकंड सोच लीजिए। तो बेसिकली यहां पर क्या था कि जैसे ही आपका जो इंपोर्ट कवर जो कि इस दौरान यहां पर बढ़ता जा रहा था, ये क्यों बढ़ रहा था कि उस तरीके का हमारा इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था, हमारा उस तरीके का कमोडिटीज की डिमांड यहां पर नहीं थी पैंडेमिक के दौरान। बट जैसे ही इकोनॉमी रिवाइव हुई, वही वाली बात दोबारा से आ गई, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं भी, कि जैसे ही इकोनॉमी रिवाइव हुई, हमारी इंपोर्ट की चीजें जो इंपोर्ट हम करते थे कमोडिटीज, उनका बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ गया और उनका वैल्यू भी बढ़ गई, ग्लोबल इन्फ्लेशन भी वहां पर सामने आ गई, जिसकी वजह से ये इंपोर्ट कवर भी आपका कम आ गया। ठीक है जी, अराउंड 12 to 13 मंथ्स का आपका हमारे पास इंपोर्ट कवर एज पर द इकोनॉमिक सर्वे यहां पर अवेलेबल है। फिर वहीं बात करें इंडेक्स ऑफ 6 करेंसी एंड 40 करेंसी रीर एंड नीर। अब 6 करेंसी 40 करेंसी क्या है कि जब उसे 6 करेंसी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, या फिर 40 अपने जो हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके साथ जब उनकी करेंसी के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वो हमारी नीर और रीर वहां पर क्या करी। तो बेसिकली जो आपके इंडेक्सेस हैं, ये नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या फिर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये आपके यूज किए जाते हैं एज एन इंडिकेटर्स की जो एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस है उसे हम यहां पर असेस कर सकें। तो बेसिकली नीर यहां पर क्या करें, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, कि एक तरीके से कि जो हमारा लेन देन चल रहा है उसके हिसाब से हमारे रुपए की क्या वैल्यू है, हमारे रुपए कितना स्ट्रांग है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। बट साथ के साथ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यहां पर क्या करेगा कि जो दूसरी करेंसी है उसमें किस प्रकार की जो वहां की इकोनॉमी है उसमें किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, उसको भी मद्देनजर रखते हुए यहां पर ये आपका फाइनली बताएगा कि किस तरीके से यहां पर आपका एक्सचेंज रेट यहां काम कर रहा है। ठीक है जी, तो उसका भी यहां पर डेटा काफी सारा सामने आया कि 6 करेंसी का क्या है, 40 करेंसी से कंपेयर किया तब क्या यहां पर आया है। ठीक है जी, तो दोनों में यहां पर अपवर्ड ट्रेंड यहां देखा गया कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट है वो ज्यादा ही बढ़ चुका है। उस तरीके से हम अभी भी जो अगर हम बात करें यूएस डॉलर के हिसाब से तो डेफिनेटली अगर पेंडेमिक के टाइम से देखें तो कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू और यहां पर डिप्रिशिएट तो हुई ही है। ठीक है जी, फिर उसके बाद आती है बात नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन के बारे में। तो बेसिकली ये जो आपकी NIIP है, ये बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स जो कि रेजिडेंट्स के हैं किसी भी इकोनॉमी में, दैट आर द क्लेम्स ऑफ नॉन रेजिडेंट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी टू नॉन रेजिडेंट्स एट द सेम टाइम। सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, डेफिनेशन को मारो यहां पर। ठीक है जी, कि NIIP यहां पर क्या रहेगा कि हमारे टोटल एसेट्स कितने हैं माइनस यहां पर लाइबिलिटीज कर दीजिए। ठीक है जी, अब इसका यहां पर ट्रेंड यहां पर क्या देखा गया कि पहली बात तो ये नेगेटिव में है कि हमारी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है। कि अब लाइबिलिटीज कैसे हो रही है, क्योंकि डेफिनेटली अब इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, यहां पर बहुत सारे देश, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स यहां पर आ रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट यहां पर कर रहे हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो एक तरीके से हमें पैसे यहां पर दे रहे हैं। ठीक है जी, तो पैसे यहां पर दे रहे हैं, हमें लौटाने तो है ही है, ऐसे तो नहीं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। बट यहां जो इन्वेस्टमेंट उनके द्वारा की जा रही है तो वो एज अ लाइबिलिटी यहां पर काउंट की जाएगी। बट उसके बाद अगर हम देखें किस तरीके से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हमने अकोमुलेट कर लिए हैं, किस तरीके से हमारा एक्सटर्नल रिजर्व्स का जो हमारा पूरा पोर्टफोलियो कितना वो स्ट्रांग हो चुका है, उसकी वजह से यहां पर हमने ये अपवर्ड ट्रेंड देखा। अपवर्ड ट्रेंड किस तरीके से कि हम वो नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव की तरफ आना शुरू करें, बट स्टिल अभी भी नेगेटिव में है। और उस हिसाब से एसेट टू लायबिलिटी जो रेशियो है वो भी यहां पर इंक्रीज में देखिए। हालांकि जो एफडीआई और एफपीआई की जो इस तरह की पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यहां पर की जा रही थी वो बहुत ज्यादा की जा रही थी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड, बट स्टिल यहां पर जो हमारे अकोमुलेशन थी फॉरेक्स रिजर्व्स की, उसकी वजह से उसने उसको काउंटर बैलेंस कर दिया और उसी की वजह से हमने यहां पर हायर एसेट लायबिलिटी रेशियो यहां विटनेस की है। ठीक है जी, तो ये कुछ चीजें थी जो कि आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए, 26 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। फर्दर आपके कुछ बाकी पार्ट्स में भी हम इकोनॉमिक सर्वे इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें समझ आई हो, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हो, बट साथ के साथ आपको हर एक चीज के बारे में यहाँ पर अपडेशन भी रखनी है। मैं तो आपको खुद पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप इकोनॉमिक सर्वे एक बार खुद उठाइए, पढ़िए, आपको काफी चीजों की क्लैरिटी वहां पर मिलेगी। एंड डेफिनेटली मल्टीपल चीजों को कवर किया इस बार का इकोनॉमिक सर्वे, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। इश्यूज साथ के साथ बताए हैं, क्या सरकार द्वारा रेमेडीज ली गई हैं वो बताई हैं। तो एक तरीके से मेंस आंसर राइटिंग का आपका पूरा एक डॉक्यूमेंट वहां पर तैयार होता हुआ दिख रहा है। ठीक है जी, तो डेफिनेटली उसको उस तरीके से यूटिलाइज कीजिए, उसको उस तरीके से एक्सप्लॉइट कीजिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर यहां पर यूपीएससी में ले सकें। सो
जाते जाते एक लास्ट 2023 वाले हमारे भाई बंधुओं के लिए एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की किस तरीके के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उन सभी के लिए भी, कि कंटेंट का कोर्स है, कंटेंट प्लस आंसर इवैल्यूएशन का कोर्स है, कंटेंट प्लस आंसर इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप के भी यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है जी, तो इसमें जितनी भी चीजें हैं ये आपको यहाँ पर डिटेल मेंशन की जा चुकी है, आप सभी चीजों को यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज रहे आप हमारे टोल फ्री नंबर पर यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी लिख सकते हैं, हम आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस अपने प्रीलिम्स के अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाइए, टेस्टिंग करते रहिए, टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगा और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी यहां पर बूस्ट होगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।